मैम वो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन पार्ट का और नॉन प्रोटीन पार्ट में कोएंजाइम या कोफैक्टर हो सकते हैं, बल्कि वही है। यस यस। तो होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम कॉम्बिनेशन है किसका? दोनों प्रोटीन पार्ट का एंजाइम के और नॉन प्रोटीन पार्ट का। इसके बगैर, एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो इसके बगैर एंजाइम जो है वो फंक्शनल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिव साइट पे। अब जब एक एंजाइम होलो एंजाइम हो बना हुआ होता है, होलो मतलब कि वो फंक्शनल है, तो फंक्शनल एंजाइम में हमारे पास एक साइट होती है, उस साइट को कहते हैं एक्टिव साइट। व्हाट इज एक्टिव साइट्स? एक्टिव साइट वो साइट होती है जिसके अंदर मजीद दो जगह होती है, दो साइट्स होती हैं। साइट का मतलब आपको पता है ना, साइट का मतलब जगह। तो होलो एंजाइम जिसको हम फंक्शनल एंजाइम कहते हैं, उसमें एक साइट होती है, एक जगह होती है, उस जगह को कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर मजीद दो जगह होती हैं, दो साइट्स होती हैं। एक कहलाती है बाइंडिंग साइट और दूसरी कहलाती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पर क्या होता है? बाइंडिंग साइट पर जो सबस्ट्रेट है वो आकर एंजाइम के साथ बाइंड होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसको हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स को हमें तोड़ना है, तो प्रोटीन्स हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। पेप्सिन एंजाइम के बाइंडिंग साइट पे आकर प्रोटीन्स बाइंड हो जाएंगे। बाइंडिंग साइट पर सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद वो जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ ही दूसरी साइट होती है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है और जो सबस्ट्रेट आकर लगा है उसकी कैटलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको उसकी कैटालिसिस स्टार्ट हो जाती है और उस सबस्ट्रेट को इजीली फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट। एक स्पेशल पॉकेट होती है, एक स्पेशल जगह होती है, एक स्पेशल क्लेफ्ट होता है, वाइड स्पेस होती है, वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड पार्टिसिपेट्स इन कैटालिसिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और फिर पार्टिसिपेट करते हैं इन कैटालिसिस, तो वो साइट क्या कहलाती है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ टू साइट्स, one is binding site and the other one is catalytic site. It is formed by folding of protein. ये जो एक्टिव साइट होती है कैसे बनती है? बाय फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन contain amino acid side chains that participate in substrate binding and catalysis. तो ये वाली जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट क्या बल्कि पूरा का पूरा एंजाइम ही, चूंकि प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोटीन्स की जो अमाइनो एसिड चेन्स होती हैं लॉन्ग लॉन्ग, वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह फोल्ड हो जाती हैं। The folding of protein contain amino acid side chains that participate in substrate binding and catalysis. Substrate bind at the active site. Substrate क्या करता है? Active site को bind करता है by weak non-covalent bond. कैसे? weak, weak मतलब कमजोर, कमजोर bonds। और वो कौन से bonds होते हैं? नॉन कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते। अगर कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो सबस्ट्रेट हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, हमेशा के लिए बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ। तो ये नॉन कोवलेंट होते हैं, ये फिक्स नहीं होते। टू ब्रिंग कॉन्फर्मेशनल चेंजेस दैट अलाउज कैटालिसिस। तो जैसे ही नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, पर वो बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड नहीं होता। जैसे हम दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए एल्फी या समद बॉन्ड वगैरह यूज करते हैं, तो वो उसको परमानेंटली जोड़ देते हैं। पर यहाँ पे ऐसा बॉन्ड है जो उसको परमानेंटली जोड़ता नहीं है। और जैसे ही वो उसके साथ आकर लगता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, तो उसमें क्या होती है? कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं दैट अलाउज कैटालिसिस। मेरा ख्याल है कॉन्फर्मेशनल चेंजेस कैसे होती हैं मैंने आप लोगों को दिखाई थी वीडियो भी इसकी। यस मैम। हाँ, तो फिर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो अच्छी तरह बाइंड हो जाता है एंजाइम के अंदर। अब एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कि लाइफ में प्रेजेंट है ये, और कैटलिस्ट है यानी कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जहां पे भी कैटलिस्ट का नेम आता है उसका मतलब होता है स्पीड अप करना, रिएक्शंस को स्पीड अप करना। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है।
ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, मतलब सारी लाइफ के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटालाइज करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड। ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, उससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन स्पीडली प्रोसेस होता है। आप चले, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक माउंटेन है, आपने उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो आप क्या करते हो, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हो। आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है या कम लगती है? ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती है मैम। ज्यादा लगती है ना, क्योंकि आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए होती है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। पर दूसरी तरफ आप क्या करो, आप उसी पहाड़ के अंदर से रास्ता बना लो, उसकी पहाड़ के अंदर से क्या कर लो, उसको थोड़ा सा खोद लो, उसको खोद के आप उसके आपने उसके अंदर से रास्ता बना लिया, आप सीधा उसमें से गुजर जाओगे। अब एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? हाँ अब मैम। एनर्जी कम अब एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिव पाथ यूज कर रहे हो। उसके लिए जाना तो आपने पहाड़ के उस पार है, तो चाहे पहाड़ के अंदर से चले जाओ, चाहे ऊपर से चले जाओ, चाहे साइड से चले जाओ, जहां से मर्जी चले जाओ। तो यही काम एंजाइम्स करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो जो पहाड़ जितनी एनर्जी सर्व करनी पड़ती है, उसको वो कम कर देते हैं, कम करके नीचे ले आते हैं। वो बिल्कुल इस तरह हो जाता है जैसे पहाड़ के अंदर टनल बन गई और अब टनल में से गुजर जाओ आराम से। तो एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी तो आपका रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? जी मैम ऐसे ही है। अगर एनर्जी अगर एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी किसी काम में, तो आपका वो काम जल्दी से हो जाएगा। अगर एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, काम को भी टाइम लगेगा होने में। तो दे स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शन to 103 to 108 times faster than uncatalyzed reactions। बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर लो। मैं थोड़ा आज जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पिछली भी एक दो क्लासेस में ऐसे ही हुआ है, 10 मिनट बाद दोबारा से इंटरनेट चला गया है। तो मैं चाह रही हूँ कि हमारा एंजाइम्स वाला ये वाली स्लाइड्स हैं, 4-5 रह गई हैं, ये खत्म हो जाए। तो दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कहाँ तक? टू 103 टू 108 टाइम्स, 103 से 108 गुना तेज कर देते हैं ये रिएक्शंस को। कौन? एंजाइम्स। देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, वो वाली रिएक्शंस की निस्बत जो अनकैटालाइज्ड है, जिनमें कोई भी एंजाइम यूज नहीं हो रहा। The number of molecules of substrate converted to product per enzyme molecule per second is called the turnover number। कि substrate के कितने molecules एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। एक एंजाइम से एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है? टर्नओवर नंबर कहलाता है। एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन and can reuse again and again। Enzyme activity can be regulated, that is increased or decreased। The rate of product formation depend upon the cell's need। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स रिमेन अनचेंज। जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ लगता है और उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, पर एंजाइम एज इट इज वैसे का वैसे ही रहता है। ये हमने उस दिन उस वीडियो में भी देखा था कि एंजाइम जो है वो हमारे पास रिएक्शन खत्म होने के बाद दोबारा से आ जाता है और वो वैसे का वैसा ही होता है। एंजाइम खत्म नहीं होते, एंजाइम कभी भी यूज नहीं होते। एंजाइम सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व जरूर होते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करा के उसको स्पीड अप करा के बस खत्म, वापस हो जाते हैं। रिएक्शन को स्पीड अप करा के प्रोडक्ट्स बना के वापस से हमें मिल जाते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम्स कभी खत्म नहीं होते। एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के खत्म होने के बाद एंजाइम जो होता है वो अनचेंज होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई होती। एंड कैन री यूज अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड, दैट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट किया जा सकता है,
उसको कभी हम उसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं खुद से, कभी हम उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें आगे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। उसमें होता है हम पीएच चेंज करके या हम टेम्परेचर चेंज करके वहां पर एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और रिएक्शन और ज्यादा स्पीड अप हो जाता है सॉरी। और अगर हम टेम्परेचर को डाउन कर दें, टेम्परेचर को कम करते जाएं, यानी कि सर्दी वाला टेम्परेचर लेते आए, तो फिर क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है तो रिएक्शन जो है वो इतना स्पीड अप फिर नहीं होता। तो टेम्परेचर को हम खुद अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स, हमारी पसंद के अकॉर्डिंग। अगर हमें अभी रिएक्शन नहीं चाहिए तो हम एंजाइम वहां पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर चाहिए तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं। पर यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि एक खास हद तक ये फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। अगर आप बहुत बढ़ाते जाओ 100 डिग्री तक ले जाओ टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, इतना टेम्परेचर तो एंजाइम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। इतने टेम्परेचर पे एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक नॉर्मल हद तक बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। उससे ऊपर बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि उल्टा एंजाइम खुद खराब हो जाएगा, फिर वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरह पीएच चेंजेस है, पीएच चेंज करके भी हम एंजाइम को अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पर ये भी एक लिमिट में होता है। एक लिमिट में ही पीएच को चेंज करते हैं तो एंजाइम का हमें जो हम चाह रहे होते हैं वो डिजायर रिजल्ट मिलता है। अगर ज्यादा पीएच का चेंज हो जाए तो फिर क्या होता है, एंजाइम्स जो हैं वो वर्क नहीं करते। तो एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स अपनी एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम अच्छी एक्टिविटी करते हैं। वो जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे और जिस पीएच पे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, वो टेम्परेचर और वो पीएच उसका क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। इसको पढ़ लेते हैं हम। Enzymes remain unchanged at the end of the reaction and can reuse again and again. तो enzymes को हम बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान यूटिलाइज नहीं हुए हुए थे। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। एंजाइम की एक्टिविटी को हम खुद से रेगुलेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग temperature, pH और different factors. The rate of product formation depend upon the cells need. तो कितने प्रोडक्ट जो हैं वो बनने हैं एक एंजाइम से, वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारे सेल को उस वक्त जरूरत क्या है। तो उसी जरूरत के अकॉर्डिंग ही टर्नओवर सिलेक्ट होता है, उसी जरूरत के अकॉर्डिंग ही हम एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि अगर एक हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे या पीएच कर दोगे चेंज एक हद से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर कि नेचुरली वो जैसा था, वो जो फंक्शनल था, अब वो वैसा नहीं रहा। तो दे रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच वेयर एंजाइम्स शो मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम्स को मैक्सिमम एक्टिविटी करने के लिए, मैक्सिमम काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। अब यहाँ पर ये जो डी नेचर होने वाली बात है ना, ये मैं आप लोगों को इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप लोगों ने एग एग देखा है ना, सबको पता है एग हम खाते भी हैं। एग के अंदर एक पोर्शन होता है व्हाइट वाला और एक होता है येलो वाला। व्हाइट वाले पोर्शन को हम एग व्हाइट कहते हैं और जो एग व्हाइट होती है वो तकरीबन 95% प्रोटीन ही होती है। अब जब हम एग को पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं, तो वो जो लिक्विडी पोर्शन, ट्रांसपेरेंट पोर्शन था जिसको हम एग व्हाइट कहते हैं, वो पक कर कैसा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट से व्हाइट कलर का हो जाता है।